सभी को गुड मॉर्निंग। और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक का चैप्टर हम आज स्टार्ट करेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। उसके बाद हम टेम्परेचर के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बारे में देखेंगे। और अलग अलग मटेरियल जैसे सेमीकंडक्टर में हम यूज करते हैं, उसको पी टाइप एन टाइप इसको देखेंगे हम। फिर रेक्टिफायर पे पीएन जंक्शन पे जाएंगे। रेक्टिफायर पे भी हम आएंगे। और ये ट्रांजिस्टर पे आएंगे हम। और आगे बढ़ेंगे हम जिसमें कि अलग अलग प्रकार की ये दिया है फिल्टर के बारे में। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप सीआरओ को देखेंगे हम। और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो कि पीएनपी ट्रांजिस्टर आता है और एनपीएन ट्रांजिस्टर, इनके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं शुरू से। ठीक है। तो यहाँ से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया है, इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल में क्या होता है, सबसे पहले हम कंडक्टर को देखेंगे। कंडक्टर होता क्या है इसे समझेंगे हम। कंडक्टर वह होता है जिसमें धारा आसानी से बह सके। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे। ठीक है। एंड और सेकेंडली हम क्या बोलेंगे इसको, कि जब किसी भी कंडक्टर में, ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसमें कि इलेक्ट्रॉन या आवेश प्रवाह को वो आसानी से इसमें बह जाए, तो वो क्या है? एक कंडक्टर कहलाएगा। इसमें प्रतिरोध बहुत कम रहेगी और चालकता अधिक होनी चाहिए इसमें। ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट धनात्मक होता है इसका, कंडक्टर का। ठीक है। तापमान बढ़ने के साथ प्रतिरोध भी इसका बढ़ता है, इसलिए हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट इसको बोलते हैं। ठीक है। एनर्जी एनर्जी गैप एग्जिस्ट नहीं करता इसमें, मतलब कि एनर्जी गैप जैसे ये एक डायग्राम में मान, तो इसके बीच में जो गैप रहता है इसमें है नहीं, ये ओवरलैप्ड है। ठीक है, ये ओवरलैप है। तो ये हमारे पास रहेगा, ये ओवरलैप होता है। ठीक है। ये वैलेंस बैंड और ये कंडक्शन बैंड दोनों के बीच में ये ओवरलैप रहेगा ये। ठीक है। तो ये इतना ओवरलैप रहेगा। ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं इसमें। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर, ब्रास, स्टील, ये सेकेंड ग्रुप के और थर्ड ग्रुप के जितने भी मटेरियल आते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो हमारे कंडक्टर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है। अब हम इंसुलेशन की बात करेंगे। इंसुलेशन होता क्या है? इंसुलेटर। ठीक है। तो इसमें धारा प्रवाह नहीं होता है। ठीक है। और इसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा रहता है, कंडक्टेंसेस में ना के बराबर रहेगा। ठीक है। कंडक्टेंस चालकता इसकी, चालकता जीरो रहेगी। ठीक है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक होने के कारण यह है कि टेम्परेचर के बढ़ने से, ठीक है, हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। तापमान बढ़ने से एनर्जी गैप बहुत अधिक होता है, जैसे कि ये कंडक्टेंस कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, दोनों के बीच में ये इतना गैप है। ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आवश्यकता रहती है। ठीक है। एनर्जी गैप की इकाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे तो वुड हो गया, माइका हो गया, रबर हो गया, ग्लास, ये 7 एंड 8th ग्रुप के पीरियोडिक टेबल में जितने मटेरियल है वो इंसुलेटर में आते हैं। सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करते हैं, इसकी चालकता कैसी रहती है? चालकता चालक और कुचालक के बीच में रहेगी। ठीक है। यानी कि कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में रहेगी। 0 केल्विन पर धारा इसमें नहीं बहती, लेकिन 300 केल्विन पर यह धारा बहना शुरू हो जाती है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा रहेगा? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टेंस इसमें बढ़ेगा और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है। एनर्जी गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। ये एनर्जी गैप ज्यादा बड़ा नहीं रहता है जितना इंसुलेटर का रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। एग्जाम्पल के लिए सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, और फोर्थ ग्रुप के जितने भी हमारे पास मटेरियल है वो हमारे सेमीकंडक्टर में आएंगे।
ठीक है। अब हम इसको देखेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर होता क्या है भाई? टेम्परेचर क्या होता है इसको देखेंगे। एब्सोल्यूट टेम्परेचर सबसे पहले हमें ध्यान रखना है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, और डिग्री सेल्सियस में तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है ये। ठीक है। और रूम टेम्परेचर की अगर हम बात करेंगे, रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर 300 केल्विन को कहेंगे, जो कि -27 डिग्री सेल्सियस, जो कि इलेक्ट्रॉनिक में हम इसका यूज करते हैं। एम्बाइंड टेम्परेचर जो टेम्परेचर रहेगा वो वातावरण टेम्परेचर 290 डिग्री केल्विन रहे। कितनी केल्विन? -17 डिग्री सेल्सियस, जो कि कम्युनिकेशन लाइन में इसका हम यूज करते हैं। ठीक है। थर्मल वोल्टेज की हम बात करेंगे। थर्मल वोल्टेज का तुल्य वोल्टेज रहेगा, यह तापमान के तुल्य वोल्टेज होता है। ठीक है। टेम्परेचर के तुल्य वोल्टेज होता है टेम्परेचर बटे 11,600 रहेगा इसमें। बहुत आईएमपी है, इसको भी ध्यान रखना है हमें। अलग अलग रूम के तापमान पर तुल्य वोल्टेज हमें निकालना है। तो रूम के टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर कितना रहता है? 300। तो ये हम 300 लिखा, 2 से ये कट जाएगा, इसको हम काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा मिली वोल्ट में आएगा। ठीक है। ये वोल्ट में है, ये मिली वोल्ट में है। तो हम इसको थर्मल वोल्टेज में हम निकाल सकते हैं जब टेम्परेचर हमारे पास दिया रहेगा, तो टेम्परेचर बटे 11,600। ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉनिक में ऊर्जा को दर्शाता है। किसको? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉनिक में ऊर्जा को दर्शाता है, यह ऊर्जा की इलेक्ट्रॉनिक इकाई है। ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। कितनी एनर्जी रहेगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? कितनी? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल इतनी रहेगी। ठीक है। मोबिलिटी, जिसको गतिशीलता बोलते हैं, यह दर्शाता है कि इलेक्ट्रॉन कितनी तेज से चलता है। ठीक है। क्या दर्शाता है? इलेक्ट्रॉन कितनी तेज से चल रहा है। तो मोबिलिटी को हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसका फार्मूला देखेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बटे इंटेंसिटी रहेगा। क्या है? वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इंटेंसिटी, इनका हम अगर निकालते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट, तो गुणित, तो ये हमारे पास रहेगा सेंट, या तो मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड, वोल्ट, वोल्ट सेकेंड भी बोल सकते हो, वोल्ट सेकेंड भी आगे पीछे। ठीक है। या इसको हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। ठीक है। मोबिलिटी ज्यादा होने का मतलब अ, होता है कि कंडक्टिविटी भी ज्यादा है। ठीक है। अब हम देखेंगे जर्मेनियम में मोबिलिटी कितनी है, तो ये 3800 इलेक्ट्रॉन की, और होल्स की 1800 है। ठीक है। सिलिकॉन की 1300 तो इलेक्ट्रॉन की है, और ये हमारे पास 500 होल की है। ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। जर्मेनियम की मोबिलिटी सिलिकॉन की तुलना में किससे ज्यादा है? ठीक है। जर्मेनियम की कंडक्टिविटी सिलिकॉन की तुलना में ज्यादा होती है। मोबिलिटी ज्यादा है, इसका मतलब कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी हॉल से ज्यादा रहेगी। या यहाँ पर भी देखो, इलेक्ट्रॉन की ये 1300 है, ये 500 है, इसमें भी 3800 है, तो ये 1800 है। ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के द्वारा ज्यादा करंट बहता है। ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे हम अलग अलग हमारे पास क्या दिया है ये 0 केल्विन के ऊपर जर्मेनियम में 0.782 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वोल्टेज की आवश्यकता रहेगी जब करंट बहने के लिए। ठीक है। और सिलिकॉन में 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा। ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 300 केल्विन के ऊपर अगर हम देखते हैं, तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये हमारे पास सिलिकॉन के लिए 1.1। ठीक, यह ध्यान रखना है 7.8 था, और यहाँ पर 7.2 हो गया। यहाँ 7.2 था, तो यहाँ 1.1 हो गया। ये हमें ध्यान रखना है। जर्मेनियम आइटमिक नंबर है। जर्मेनियम क्या है? एक आइटमिक नंबर है, जो कि इसका 32 है एटॉमिक नंबर। ठीक है। सिलिकॉन का कितना है? 14 है। तो इसको याद रखना, एटॉमिक नंबर इसका 32 और इसका
14। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहेंगे? 4 रहेंगे, इसमें भी 4 रहेंगे वैलेंस। और हाई मोबिलिटी रहेगी, उसकी मोबिलिटी हाई और इसकी लो रहेगी। सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड इसकी मोबिलिटी की यूनिट, इसको भी याद रखना है। और 0 केल्विन पे में इसका कितना रहेगा एनर्जी गैप? तो 0.782 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, और 300 केल्विन पर 0.22 रहेगा। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा 7.2 रहेगा, है ना। और इसमें देखना कि सिलिकॉन में 0 केल्विन पर 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहेगा, और 300 केल्विन पर 1.11 रहेगा। ठीक है, इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका है? नेगेटिव है, इसका भी। और ये टेम्परेचर कितना सहन करेगी? -60 से लेकर 75 डिग्री सेल्सियस पर। ये -60 से 175, इसका मतलब ये ज्यादा पावर को, हीट को हैंडल कर सकता है। इसमें मोर लीकेज करंट रहता है माइक्रो एम्पियर में, 10⁻⁻6 में। और इसमें लो रहता है लीकेज करंट। इसमें ये बेनिफिट है कि इसमें लीकेज करंट कम रहता है, नैनो एम्पियर में रहेगा ये। ठीक है, अब आगे देखो। अब मटेरियल कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर रहते हैं? 2 प्रकार के। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर रहेगा। इंट्रिंसिक जो कि शुद्ध अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम है, और एक्सट्रिंसिक अशुद्ध जो कि पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप और एन टाइप में इसमें क्या रहता है? इसमें कुछ ना कुछ अलग से दूसरे मटेरियल को मिला देते हैं। ठीक है, और बॉन्डिंग कंडक्टर और मेटेलिक बॉन्डिंग। बॉन्डिंग की अगर बात करेंगे हम, तो ये ध्यान रखना, कंडक्टर में मेटेलिक बॉन्डिंग होते हैं, इंसुलेटर में आयनिक बॉन्डिंग रहते हैं, और सेमीकंडक्टर में कोवेलेंट बॉन्डिंग रहेगी। ठीक है, अब हम पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या रहता है? यदि शुद्ध अर्धचालक में ट्रिवेलेंट, किस टाइप का ट्रिवेलेंट, जिसके सबसे बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे हम अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं। अब देखो, अशुद्धि के रूप में हम कैसे मिला रहे हैं, जोड़ते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ट्रिवेलेंट अशुद्धि क्या रहता है? बोरान हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इंडियम हो गया, गैल्वेनियम। इसको हम मिलाएंगे। इसको याद रखने का तरीका है बेक। क्या है? बेक। और ये एक्सेप्टर, कैसे ग्रहण करने वाला रहेगा? क्यों? क्योंकि इसमें एक हमारे पास जैसे ये है, तो एक ये हॉल बच जाएगा यहाँ पे हमें। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे एक हॉल रहेगा, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है अदर इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, तो इसलिए इसको हम एक्सेप्टर बोलते हैं। ठीक है, डोपिंग, किसी भी अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग बोलेंगे। अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन यह किसी भी आइटम में विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्याओं के साथ घूमता रहता है। आइटम में क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन यह किसी भी आइटम में विभिन्न कक्षाओं में विभिन्न संख्याओं के साथ इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है ये। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन, अगर हम बात करें फ्री इलेक्ट्रॉन की, तो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में फ्री रहता है, जिससे आसानी से आइटम को अलग किया जा सकता है आइटम से। ठीक है, तो इसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। हॉल, हॉल की बात करेंगे तो हॉल क्या है? इलेक्ट्रॉन कहीं बह जाता है, मतलब जिस ये स्थान से छोड़कर यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पे हॉल बन जाएगा। ठीक है, उससे हम हॉल बोलेंगे। जो खाली स्थान बचता है उससे हॉल कहते हैं। और यह पॉजिटिव चार्ज रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है, फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं एन टाइप और पी टाइप के बारे में। ठीक है, तो एन टाइप रहता है ये, और ये पी टाइप को भी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें ट्रिवेलेंट अशुद्धि को ऐड करते हैं हम, और इसमें पेंटावेलेंट अशुद्धि को ऐड करते हैं। तो दोनों ध्यान रखना है, ट्रिवेलेंट पी में और पेंटावेलेंट एन में। ठीक है, एन टाइप में एल्यूमिनियम का, गैल्वेनियम का, और बोरान का और इंडियम का क्या है? बेक। बेक से याद रखना, बोरान, एल्यूमिनियम और इंडियम और गैलेनियम। ठीक है, और इसमें एन टाइप में क्या है? फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो यहाँ पे हम इसको भी याद रख सकते हैं, बी
ए ए बाप, ठीक है, बाप क्या है, बिस्मिथ, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, ठीक है। और यहाँ पर मेजोरिटी कैरियर क्या रहेगा, होल रहेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी चार्ज कैरियर रहेगा, ठीक है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इसमें होल्स होता है, ठीक है। ये हमारे पास है। अब हम इसको देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग सिंबल्स को हमें याद रखना है। तो इन सिंबल्स को भी देखेंगे। डायोड का सिंबल ये हमारे पास है डायोड, ठीक है। और जेनर डायोड का, तो ये हमारे पास जेनर डायोड का हो गया, ठीक है, जेनर डायोड का। और बैकवर्ड डायोड, बैकवर्ड डायोड ये हमारे पास बैकवर्ड डायोड में ये आउटसाइड की ओर, इंटरनल नहीं, आउटसाइड। फोटो डायोड ये हमारे पास बाहर की ओर संकेत कर रहा फोटो डायोड। और लाइट इमिटिंग डायोड रहता है, लाइट, तो ये लाइट प्रदर्शित कर रहा है, लाइट इमिटिंग डायोड, ठीक है। और ब्रिज रेक्टिफायर, तो ये ब्रिज बना हुआ है, ये यहाँ से सेम इधर जा रही है और यहाँ से भी इधर सेम, ठीक है। और एफईटी, एफईटी की बात करें तो ये हमारे पास एफईटी गेट, ड्रेन और सोर्स, ठीक है। और पीएन रहता है, तो ये हमारे पास पीएन डायोड हो गया। टनल डायोड ये हमारे पास इसका ऑपोजिट आएगा, इसका टनल डायोड, ठीक है। टेंट्रोड, ये टेंट्रोड का सिंबल है, इसे भी ध्यान रखना है। और ये है डायक, डायक में आप इसको ध्यान रखना, इस प्रकार से ये दोनों आ सकता है, ठीक है, इधर की ओर रही है, एक इधर से। और ट्रायक, ट्रायक की भी है इसमें, बट इसमें 3 टर्मिनल है, इसमें 2 टर्मिनल है, डायक में 2 और इसमें 3 टर्मिनल है, ठीक है। और ट्रायड तो ये हो गया। पेंटोड, पेंटोड ही है। ओजिटी, यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर, द बेस वन एंड बेस टू और ई, ठीक है। पीएनपी एंड एनपीएन, पीएनपी एंड एनपीएन। थायरिस्टर, ये है हमारे पास थायरिस्टर, थायरिस्टर एनोड कैथोड और गेट, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर की अगर हम बात करेंगे, एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो ये हमारे पास बनेगा। और एनपीएन में आउटसाइड की ओर ये एरो रहेगा, और पीएनपी रहेगा उसमें इंटर साइड में रहेगा ये, ठीक है। तो ये हो गया एनपीपी, एनपीपी, एन ये और ये पीपी, और ये पी और एन है, ठीक है। और यूजिटी की बात करें तो ये हमारे पास है। और एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट ये ए और बी दोनों सप्लाई हम इसमें देंगे, और ये हमारा इसमें एंड में गुना हो जाएगा, और गेट में प्लस हो जाएगा। ए और बी दोनों को हम सप्लाई देंगे तो ये जुड़ जाएगा, ठीक है। और नॉट गेट की अगर हम बात करेंगे तो गेट में हम देंगे, एक ही सप्लाई दे सकते हैं इसमें, और इसका ऑपोजिट होगा वो। और नैन गेट की बात करते हैं हम, तो ए और बी दोनों मिलेगा, और ये इसके समान रहेगा, इसका गुना हो जाएगा। एन का उल्टा नेड होता है, ठीक है। और का उल्टा नोर होता है, ठीक है। इसका उल्टा हो जाएगा, प्लस करके ये एन आ जाएगा। अब हम पीएन जंक्शन के बारे में देखेंगे। पीएन जंक्शन होता क्या है, पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। पी और एन, इसमें हम जब सप्लाई देंगे दोनों, तो ये हमारे पास अलग अलग रहेगा, ठीक है। एन और पी, पी में होल्स है ज्यादा, प्लस है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है इसमें, होल है, ठीक है। तो ये हम इसमें देखेंगे, और इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है। पीएन संधि डायोड में जब हम पी टाइप के अर्धचालक के क्रिस्टल के टुकड़े को और एन टाइप के अर्धचालक के क्रिस्टल के टुकड़े को हम क्या कर रहे हैं, आपस में मिला रहे हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो उनकी सीमा के को, दोनों क्रिस्टल जहां मिलते हैं उसे पीएन संधि कहते हैं। जब इस डिवाइस के एक बैटरी से हम जोड़ते हैं तो उसमें पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं, ठीक है। तो देखो, अब इसमें क्या रहता है, जब हम बैटरी को जोड़ेंगे और सप्लाई देंगे, इसमें एन को पॉजिटिव से और इसको पी को हम नेगेटिव से जोड़ा, ठीक है। संधि जोड़ी जाती है, तो एन भाग में इलेक्ट्रॉन पी की तरफ, जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो पी की तरफ आ गई ये इलेक्ट्रॉन, और इधर से इधर क्या रहेगा, प्लस की ओर आ जाएंगे, ये होल इधर आ जाएगा, तो एक ये
लेयर बन जाती है, जिसे हम डिफ्लेक्शन लेयर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्शन लेयर बोलेंगे। हॉल मिल जाती है, उदासीन हो जाता है, और इस प्रकार पी भाग से हॉल एन भाग की तरफ गति करते हैं और इलेक्ट्रॉन से मिलकर उदासीन होते हैं, जिससे पीएन संधि के पास एन भाग से इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं और केवल धनात्मक होते हैं। पी भाग में हॉल की कमी हो जाती है और ऋणात्मक होता है। संधि के पास एन भाग में प्रकट आवेश पॉजिटिव रहेगा और पी भाग से आने वाले हॉल पॉजिटिव का विरोध करता है, और पी भाग में प्रकट ऋणात्मक से एन से आने वाले इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव का विरोध करता है, अर्थात हॉल और इलेक्ट्रॉन की गति रुक जाती है, जिससे कि एक लेयर बन जाएगी और इसे हम डिफ्लेक्शन लेयर बोलते हैं। बाइसिंग, बाइसिंग क्या करेंगे हम? बाइसिंग मतलब इसका कनेक्शन होता है बाइसिंग के फॉरवर्ड बाइसिंग और रिवर्स बाइसिंग। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा? पी बैटरी के पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से हम जोड़ेंगे, तो इसे हम फॉरवर्ड बाइसिंग कहते हैं। रिफ्लेक्शन लेयर की चौड़ाई इसमें क्या होगी? बढ़ जाएगी। रिफ्लेक्शन लेयर इसमें बढ़ जाएगा। इसको ध्यान देना। देखो ये पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से फॉरवर्ड बायस बोलेंगे हम। ये आपस में शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेंगे। फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो फॉरवर्ड बायस में वर्क लाइक क्लोज स्विच की तरह काम करेगा। ठीक है। रिवर्स बायस में पी को बैटरी के नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से जोड़ेंगे हम इसको। ठीक है, नेगेटिव और ये पॉजिटिव रिवर्स बायस बोलते हैं, जो कि ओपन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपस में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो दूर दूर भागेंगे। ठीक है, तो रिवर्स बायस से ओपन सर्किट बोलेंगे इसको हम। वीआई कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक में जब हम सप्लाई इस तरह से देंगे डायोड के ऊपर, सिलिकॉन और जर्मेनियम अलग, तो इसमें सिलिकॉन के लिए हम देंगे वोल्टेज तो 0.7 वोल्ट अगर हम देते हैं, तो ये यहाँ से करंट बहना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर हम 0.3 वोल्ट अगर हम देते हैं, तो ये हमारे पास कट इन वोल्टेज कहलाएगा। ठीक है, जैसे इधर यहाँ पर आएगा तो ये कट इन वोल्टेज इतने में आके वो कट करेगा। ठीक है, रिवर्स बायस में देंगे तो ब्रेक डाउन वोल्टेज यहाँ पे आएगा, इतना रहेगा। ठीक है, वी आई इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 0 रहता है, कट इन वोल्टेज भी इसका 0 रहेगा आइडियल की कंडीशन में, और रिवर्स ब्रेकडाउन अनंत होता है और इफिशियंसी 100% रहेंगे इसका। ठीक है, और इस प्रकार से इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे रेक्टिफायर। रेक्टिफायर होता क्या है? ठीक है, रेक्टिफायर यह एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में बदलता है। ये दो प्रकार के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर एंड फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर भी दो टाइप के रहते हैं। ठीक है, टू टाइप के। तो ये हो गया सेंटर टेप्ड रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर रहेगा। फुल वेव रेक्टिफायर के हाफ वेव रेक्टिफायर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर एक डायोड रहता है और ये ट्रांसफार्मर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक डायोड है, तो हम क्या करेंगे, एक डायोड एक कंडीशन में इस साइकिल रहेगी, ये साइकिल है, तो यहाँ पर जब जाएगा तो ये हमें आउटपुट मिलेगा, ये आउटपुट मिल गया। लेकिन जब नेगेटिव गया तो यहाँ पे आउटपुट नहीं मिला, क्योंकि एक ही डायोड है। रिवर्स बायस में कोई भी डायोड वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए हमारे पास ये आगे अगर बढ़ेगा तो ये पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, पी आई वी पीक इनवर्स वोल्टेज जिसका फुल फॉर्म। ठीक है, रिवर्स बायस में जो मैक्सिमम वोल्टेज है जो डायोड के एक्रॉस में लाती है, उसे इफिशिएंसी, इसकी इफिशिएंसी कितनी रहती है? 40.6% रहती है। इसका फॉर्म फैक्टर आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू रहता है। तो हमने क्या करा, इसका V/2 करेंगे और ये हमारे पास पाई ऊपर चले जाएगा, इसको काटेंगे तो हमारे पास फॉर्म फैक्टर का मान आएगा 1.57 होगा। ठीक है, रिपल फैक्टर यह आउटपुट एसी के मान को दर्शाता है। किसके? एसी के मान को दर्शाता है रिपल फैक्टर। एसी के मान को 1.21 रिपल फैक्टर का मान है। ठीक है, फॉर्म फैक्टर का मान 1.57 होगा। फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर होता है और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर रहेगा। अब हम इसको एक एक को देखते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में होता क्या क्या है। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में सेंटर टेप रेक्टिफायर की बात करेंगे हम, फिर ट्रांसफार्मर और डायोड 1 है और ये डायोड 2 है। ठीक है, अलग अलग समय पे एक एक काम करेगा, जैसे हाफ साइकिल पे ये काम करा यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद नेगेटिव के लिए
ये कार्य कर रहा है। ठीक है, और सेंटर में टेप, सेंटर टेप इसलिए बोले हम क्योंकि बीच में हम टेप ले रहे हैं। ठीक है, सेंटर टेप। तो ये सेकेंडरी के लिए क्लोज करेगा और डायोड 1 ऑन होगा। ठीक है, और इस टाइम पे डायोड 2 ऑफ रहेगा। अब केस 1 में आएगा तो डायोड 1 है जो कि ऑफ रहेगा, ये शॉर्ट सर्किट, और ये हमारे पास वर्क करेगा डायोड 2। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसकी एवरेज वैल्यू की बात करें, एवरेज वैल्यू 2 वीएम, और जो हाफ वेव थी इसमें 2 नहीं था। ठीक है, वीएम/5 एवरेज वैल्यू, और आरएमएस वैल्यू तो मैक्सिमम वोल्टेज बटे √2। ठीक है, और इसका फॉर्म फैक्टर की अगर हम बात करें तो आरएमएस वैल्यू बटे एवरेज वैल्यू जो कि 1.11 आएगा इसका आंसर। पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू बटे ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू बटे हमारे पास रहेगा मैक्सिमम वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो 1.44 आया। रिपल फैक्टर ये हमारे पास रहेगा 0.48 रिपल फैक्टर आ रहा है इसका, आ पा रहा है। ठीक है, और पीक इनवर्स वोल्टेज इसका डबल हो जाता है। इफिशियंसी कितनी अगर इसकी बात करते हैं, 81.2%। ठीक है, अब हम ब्रिज की बात करेंगे। ब्रिज में क्या रहता है कि इसमें दो डायोड यहाँ से हम यूज करेंगे, एक ये इधर से होकर आएगा और यहाँ से होकर इधर एक सर्किट कंप्लीट करेगा। उसी प्रकार एक नेगेटिव के लिए इधर से चलेगा, वो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा वो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्क करता है, जो कि आरएमएस वैल्यू ये हमारे पास हो जाएगा Vm/√2, एवरेज वैल्यू 2 Vm/पाई। ठीक है, फॉर्म फैक्टर 1.1 सेम टू सेम उसका रहेगा, और पिक फैक्टर 1.41, और रिपल फैक्टर हमारे पास हो जाएगा 48.48 रहेगा, और इफिशियंसी ये। ठीक है, पीक यूनिट वोल्टेज में सेम रहेगा, इसमें डबल हो रहा था सेंटर टेप्ड में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रेक्टिफायर को हमने एसी को डीसी में कर लिया, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे पास क्या रहता है, कुछ ना कुछ एसी के अवयव रहते हैं, तो उसको हमें फिल्टर करना पड़ता है। तो हम फिल्टर का यूज करें। यह आउटपुट में जो एसी कंटेंट मिलता है उसे कम करता है, और जैसे कि इंडक्टेंस से एसी को अपने से पास नहीं होने देता। ठीक है, तथा डीसी अपने से पास होने देता है। और कैपेसिटर क्या है, एसी को पास होने देता है लेकिन डीसी को ब्लॉक कर देता है ये। ठीक है, तो इंडक्टर टाइप ऑफ फिल्टर, इंडक्शन टाइप ऑफ फिल्टर, तो ये हमारे पास इंडक्टेंस से लगा है, और ये लोड। ठीक है, रेक्टिफायर आउटपुट में मिलेगा ये हमारे पास, रेक्टिफायर के आउटपुट में। और कैपेसिटिव टाइप ये, तो ये पैरेलल में लगा रहता है, इंडक्टर सीरीज में, ये पैरेलल में रहेगा। एक्चुअल आउटपुट जो एक्चुअल में मिलेगी वो, और रेक्टिफायर का इनपुट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, चौक इनपुट टाइप फिल्टर, चौक की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या रहता है कि एल तो हमने लगा लिया जो कि सीरीज में है, और पैरेलल में हमने इसको लगा लिया। ठीक है, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, ये अच्छा डीसी प्राप्त होता है इससे। कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, कैपेसिटर इनपुट में रखा हमने और इसको इधर रख लिया। और पाई फिल्टर में क्या रहता है, दोनों साइड में कैपेसिटर यहाँ पर भी रखा, और बीच में इंडक्टर पाइप में। बहुत अच्छा डीसी प्राप्त होता है इसके द्वारा। ठीक है, तो क्योंकि ये अलग अलग आधा आधा कैपेसिटर है तो इसमें बढ़ जाएगा जो एसी। ठीक है, अगर हम बात करें कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप होता क्या है, देखो ये हमारे पास कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है। यह एक डिजिटल डिवाइस होता है जो कि लीनियर डिवाइस है कैटेगरी में आएगा। ठीक है, ये करंट और वोल्टेज को मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू को भी नापता है, और आवृत्ति फेज एंगल को माप सकता है ये। रेजुलेशन इसकी हाई होती है, और इलेक्ट्रॉन गन की मदद से ट्यूब में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन गन की मदद से। वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होते हैं। हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट वर्टिकल पोजीशन में आते हैं, और कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तरह को बढ़ाता है, और ब्लैंकिंग सर्किट रिटर्स पीरियड के दौरान ट्यूब में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को रोक देता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवेश को रोक देता है। फॉस्फर कटिंग हेड
ऊर्जा की प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है वो। ठीक है। एडो एक्वेडेस कटिंग से जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर फैल जाते हैं उन्हें किनारों पर इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, कहां पर? किनारों पर इकट्ठा कर लिया जाता है इसमें। ठीक है। P11 जनरल पर्पज सीआरओ के लिए रहेगा, और P फॉर ब्लैक व्हाइट, और P6 कलर सीआरओ रहेगा इसमें। P1 सैंपलिंग सीआरओ, और 30 स्ट्रॉन्ग सीआरओ कैटेगरी में आएगी, है ना। अब इसमें हम आते हैं बीजीटी। बीजीटी होता क्या है उसको देखेंगे। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजीटी। तीन टर्मिनल होते हैं इसमें, इमिटर, बेस एंड कलेक्टर। ठीक है, इसमें दो जंक्शन होते हैं। कौन सा? इमिटर बेस और बेस कलेक्टर रहेगा। बीजीटी करंट कंट्रोल डिवाइस है। क्या है? करंट कंट्रोल डिवाइस है। और बीजीटी में इनपुट जंक्शन ईबी को प्रतिरोध कम होता है, और आउटपुट जंक्शन बीसी का प्रतिरोध अधिक होता है। ठीक है, ईबी का कम है और आउटपुट में बीसी का कम। बीजीटी में एक्टिव रीजन में ईबी जंक्शन हमेशा एफबी, और बीसी जंक्शन हमेशा आरबी होना चाहिए। आरबी होना चाहिए। बीजीटी दो प्रकार के होते हैं। बीजीटी कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन एंड पीएनपी। क्या होगा? एनपीएन एंड पीएनपी होगा। तो ये हमारे पास दो प्रकार के हैं। ठीक है, ये है पीएनपी, जो कि अंदर की ओर एरो है, इससे हम पहचानेंगे कि ये पीएनपी है, और ये बाहर की ओर है। ठीक है, इसमें तीन टर्मिनल ये दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये एन और ये पीपी का। ठीक है, बेस, कलेक्टर, इमिटर। ठीक है, एन एन पी, तो ये बाहर की ओर जा रहा है, बेस ये कर। इमिटर की चौड़ाई बेस से ज्यादा तथा कलेक्टर से कम रहती है। इमिटर की बात करें तो इमिटर की चौड़ाई कम रहेगी। ठीक है, बेस से ज्यादा रहेगी, मीडियम में रहेगी मतलब। ठीक है, बेस की चौड़ाई सबसे कम होती है, तो इसकी चौड़ाई सबसे कम होगी। कैसी? सबसे कम होगी। और कलेक्टर, इसकी चौड़ाई सबसे अधिक रहती है। सबसे अधिक इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा हीट उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और जंक्शन बी के लिए एक्टिव रीजन में डिफ्लेक्शन लेयर कम होती है। इसमें एक्टिव रीजन में इसमें डिफ्लेक्शन लेयर कम होती है, क्योंकि इसमें जंक्शन बायस होता है। ठीक है, और जंक्शन कलेक्टर बेस के लिए इमिटर रीजन के डिफ्लेक्शन लेयर ज्यादा रहते हैं। क्या है? ज्यादा रहती है, क्योंकि यह रिवाइस बेस्ड होता है। कैसा रहेगा? रिवाइस बेस्ड। अब डिफ्लेक्शन लेयर की हम बात करेंगे। जब फॉरवर्ड बायस में डिफ्लेक्शन लेयर से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बहते हैं, तो यह आर बी में अपने से मेजॉरिटी कैरियर को बहने नहीं देता है। अपने से मेजॉरिटी कैरियर को बहने नहीं देता है। यह अपने से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को आसानी से बहने देता है। फॉरवर्ड बायस में इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, और रिवर्स बायस में इसकी चौड़ाई बढ़ जाती है। कैसी? फॉरवर्ड बायस में कम हो। यह है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, और इसमें क्या है? आपस में पास में आएगा। आगे बढ़, देखो, रिकॉम्बिनेशन। यह बेस में देखने को मिलता है। यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन या होल रिकॉम्बिने रिकॉम्बाइन हो जाते हैं। लगभग 5% इलेक्ट्रॉन या होल रिकॉम्बाइन हो जाते हैं, और यह ईबी जंक्शन को एफबी कहते हैं। तो होल डिफ्लेक्शन लेयर को पार करके बेस में पहुंचता है, तथा बेस में जोड़ते ही होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बन जाते हैं।
अब माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को कलेक्टर पर भेजने के लिए जंक्शन सीबी को रिवर्स बायस करना होगा, इसलिए आरबी डिफ्लेक्शन लेयर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहने लगते हैं। ठीक है, क्या बहने लगते हैं? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर बहने लगते हैं। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, छोटा सा ब्रेक था पानी के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या रहेगा, देखिए कि एनपीएन ट्रांजिस्टर उसको बोलेंगे हम जिसमें हम दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर को ले रहे हैं और एक पी टाइप को, जो कि मध्य में हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, जब हम इमिटर और बेस इमिटर और बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में करते हैं, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन इमिटर से बेस में चले जाते हैं। कहां से? इमिटर यहां से बेस में आ जाएंगे, वो यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें आ जाएंगे और बेस में आ जाएंगे, चले जाते हैं। बेस में कुछ होल होते हैं, यहाँ पे कुछ होल रहेंगे और क्या करेंगे, होल और इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन हो जाएंगे, उसके बीच में रिकॉम्बिनेशन होगा। और ये यदि बेस और कलेक्टर जंक्शन, क्या है, बेस और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस कर दिया जाए, रिवर्स बायस में इसको कनेक्शन कर रहे हैं हम, तो बेस में उपलब्ध मेजोरिटी क्या है, मेजोरिटी इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पर पहुंच जाते हैं। कहां पे? कलेक्टर पर वो पहुंच जाएंगे वो। ठीक है, अब क्या करेगा, बीजीटी में बेस लेयर में लगभग 5% तक जो करंट बहते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल के कारण रिकॉम्बिनेशन होता है, जिससे कि ये करंट 5% तक बहे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना हमें कि यहाँ पर अगर हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में कनेक्शन कर रहे हैं, तो जो बेस में करंट बहेगी 5% बहेगी। ठीक है, तो अब देखो, जो हमारा बेस करंट है यहाँ पे रहेगा इसका एनपीएन की। ठीक है, तो एनपीएन में क्या रहेगा, इमिटर करंट जो रहेगा वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट रहेगा। ठीक है, और पी पी और एन, पीपी और एन में है, तो अब देखो पी एन पी, तो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट रहेगा हमारा, इमिटर करंट दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। लेकिन ये बहुत कम करंट बहेगा इसमें, किसमें कम करंट बहेगा? बेस में। ठीक है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो बेस को हम कॉमन में रखा, मतलब दोनों के बीच में, और इमिटर और बेस के बीच में इनपुट दिए हम, और इमिटर और कलेक्टर के बीच, सॉरी, बेस और कलेक्टर के बीच में हम आउटपुट में, जब हम इसको, ये क्या है, फॉरवर्ड रिवर्स बायस में कनेक्शन रहेगा। ठीक है, अगर जैसे हम सप्लाई देंगे तो कट वोल्टेज होगा यहाँ पे, और यहाँ पर ये करंट है। करंट गेन की बात करेंगे तो करंट गेन क्या होता है, आउटपुट में क्या है, कलेक्टर करंट, और इनपुट में क्या है, इमिटर करंट। ठीक है, तो ये हमारे पास करंट गेन आ जाएगा, जो कि एक से अधिक रहेगा एक्टिव रीजन में। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसको, देखो, इसमें हम बात करेंगे अब कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन ये हमारे पास इस तरह से कनेक्शन होगा। कॉमन इमिटर, इमिटर को हमने ये इमिटर कॉमन करा। ठीक है, और इसमें हम सप्लाई दिए ये बेस और इमिटर के बीच में, और ये दिया हमने इमिटर और कलेक्टर के बीच में। ठीक है, करंट गेन बी से बीटा से हम करेंगे इसको, और आउटपुट में हमारा क्या है, कलेक्टर करंट है, और बेस में इनपुट करंट है, जो कि इसका मान 1 से कम रहता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे। इनपुट में ये है हमारे पास, ठीक है, आईबी, और इसके बीच में देख रहे हैं हम, ठीक है, वोल्टेज और करंट के बीच में ये आईसी और ये VCE। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास ये बनेगा कैरेक्टरिस्टिक, तो इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, अल्फा एंड बीटा, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा के बीच में देखेंगे, तो हमारे पास अल्फा की बात कर रहे हैं तो बीटा बटे 1 प्लस बीटा होगा, और बीटा की बात करेंगे तो अल्फा 1 माइनस अल्फा होगा।
तो इसको याद रखना, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पे आ सकता है। वोल्टेज गेन की अगर हम बात कर रहे हैं तो आउटपुट वोल्टेज बटे इनपुट वोल्टेज, ठीक है। तो वोल्टेज गेन 20 log 10 वोल्टेज गेन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लोग में दिया है इसमें, ठीक है। पावर गेन, तो आउटपुट पावर बटे इनपुट, और 20 log आउटपुट पावर इनपुट पावर, ठीक है। तो ये पावर गेन। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। आगे इसमें बढ़ेंगे हम कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे हम। कॉमन कलेक्टर, तो यहाँ पर कलेक्टर ये कॉमन रहेगा हमारा, ठीक है। ये इसके बीच में हम इनपुट देंगे, किसके बीच में, बेस और कलेक्टर के बीच में, और ये इनपुट और इसके बीच में देंगे हम, ठीक है। और ये गामा हमारे पास रहेगा इसका वोल्टेज गेन, करंट गेन गामा, ठीक है। तो इमीटर हमारा आउटपुट है, ये आउटपुट और इनपुट ये हमारे पास रहेगा। इसका मान भी 1 से कम रहता है, केवल अल्फा का मान रहता है जो कि 1 से ज्यादा है। रिलेशन बिटवीन ये रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास। अब गामा और बीटा के बीच में अगर रिलेशन देखते हैं तो ये B+1, ठीक है। अब हम डिफरेंस देखते हैं, क्या डिफरेंस है बिटवीन कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर के बीच में, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन इमीटर की बात करें तो 1 किलो ओम से लेकर 10 किलो ओम तक रहता है, कॉमन बेस में 20 किलो ओम तक रहता है, और कॉमन कलेक्टर में 20 किलो ओम से लेकर 500 किलो ओम तक रहता है। आउटपुट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करेंगे तो 100 किलो ओम से ऊपर रहेगा ये, ठीक है। कॉमन आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन इमीटर में, ठीक है। और इसमें क्या रहेगा, 100 किलो ओम रहेगा इसमें, और इसमें 50 से लेकर 100 तक रहेगा। करंट गेन 1 से ज्यादा होता है इसमें कॉमन इमीटर में, और इसमें क्या रहेगा, 1 से कम कॉमन बेस में, और इसमें भी 1 से ज्यादा रहेगा, ठीक है। इसमें 1 से ज्यादा है, इसमें 1 से ज्यादा है। वोल्टेज गेन की अगर हम बात करेंगे, वोल्टेज गेन, तो यहाँ पे कितना रहेगा वोल्टेज गेन, 5 से 50 तक रहेगा, यहाँ पे 20 से 200 तक रहेगा, और इसमें बहुत कम रहेगा, ठीक है। पावर गेन 100 से 1000 के बीच में, और 20 से 100 के बीच में, और इसमें बहुत कम पावर गेन होगा, ठीक है। वोल्टेज कम तो पावर गेन भी। फेज डिफरेंस 180 का रहता है इसमें, कॉमन इमीटर में, और कॉमन बेस में 0 रहेगा, और कॉमन कलेक्टर में भी 0 होगा, ठीक है। इसका यूज अगर देखेंगे तो ये कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में यूज करेंगे, और कॉमन बेस रेडियो फ्रिक्वेंसी में, और डिफरेंशियल एम्पलीफायर में भी यूज करते हैं, और कॉमन कलेक्टर इम्पीडेंस में, मैचिंग में, और स्विचिंग में करेंगे इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा। अब हम देखेंगे फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, जो एक्टिव रीजन में काम करता है फॉरवर्ड बायस, और रिवर्स बायस इनवर्स रीजन में काम करेगा ये। फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, ये उल्टा आना चाहिए था, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस इस तरह से, ठीक है। ये वाला है फॉरवर्ड बायस, और फॉरवर्ड बायस सेचुरेशन रीजन में काम करेगा, रिवर्स बायस कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा, ठीक है। डिजिटल सिस्टम में 0 1 सेचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन का यूज किया जाता है इसमें, किसमें, डिजिटल सर्किट में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। डी लोड, डी लोड ये क्या होता है इसको देखेंगे। देखो ये इसमें फार्मूला दिया है, VCC इनपुट में, ठीक है। IC और RC, ये हमारे पास IC और RC, और ये हमारे पास VCC, इतना जो वोल्टेज ड्रॉप बराबर 0 होगा, ठीक है। इसको अब हम लिख सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो प्लस में जो हम सप्लाई दे रहे हैं ना, ये C से आए कलेक्टर वाला, ठीक है, इसके बराबर। वेन IC 0 करेंगे तो ये हमारे पास ये और ये वोल्टेज सेम हो जाएगा, ठीक है। वेन EC 0, इसको 0 करते हैं तो ये हमारे पास इसके बराबर आएगा, जो VCC यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप के बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको भी हम कर सकते हैं इजिली, ज्यादा कुछ टॉप नहीं है, ठीक है। DC लोड लाइन से ऑपरेटिंग पॉइंट का पता चलता है, किस लाइन से, DC लोड लाइन से। अच्छे ट्रांजिस्टर के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट DC लोड लाइन के मध्य होना चाहिए, लेकिन
प्रैक्टिकली ये ऐसा नहीं होता है, ये मिड मिडिल में ना होकर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, कैसा? थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा इसमें। अब हम इसके कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, बीजीटी क्या है? तो ये होता है एक बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और ये हमारे पास करंट कंट्रोल डिवाइस होता है। ठीक है, और करंट कंट्रोल डिवाइस क्या है? तो करंट कंट्रोल डिवाइस ये है। बीजीटी में कौन से टर्मिनल होते हैं? तो बीजीटी में बेस, इमिटर और कलेक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास रहेगा। बीजीटी में बेस, कलेक्टर और इमिटर रहेंगे। ठीक है, इसको देखते हैं अभी। बीजीटी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना यार साहब। देखो ये बीजीटी में रिकॉम्बिनेशन कहाँ पर होता है? तो ये रिकॉम्बिनेशन बेस में होता है, जो कि 5% करंट जाती है इसमें बेस में। ठीक है, सिंबल ऑफ एनपीएन, एनपीएन की बात कर रहा है, पीएनपी नहीं। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं दिया है जिसको अपन शो कर सके, लेकिन अगर यहाँ पर एनपीएन रहता तो ये सिंबल इस तरह से होना चाहिए था, और ये ऐसा होना चाहिए, इसलिए दोनों में कंफ्यूजन रहेगा, तो ये वाला हमारा रहे द राइट आंसर, बी वाला। ठीक है, इसको देखते हैं अभी हम। इसमें क्या है? देखिए, बीजीटी में धारा किसके कारण बहती है? तो बीजीटी में धारा किसके कारण बहती है? ए और बी, तो इसमें हॉल और इलेक्ट्रॉन के कारण बहे। ठीक है, ए और बी। बीजीटी की सबसे ज्यादा चौड़ाई किस लेयर की होती है? तो ये कलेक्टर की रहती है। ठीक है, सबसे ज्यादा, सबसे कम बेस की होगी। ठीक है, बीजीटी में सबसे ज्यादा तापमान कहाँ पर होता है? तो कलेक्टर में होता है, इस कारण से इसकी चौड़ाई को भी हम ज्यादा रखते हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा सत्य है? तो अल्फा और बीटा, तो ये दिया है तो कलेक्टर बटे इमिटर, तो ये वाला हमारे पास सही रहेगा, सी वाला। ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन है, उसको हम देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को कर रहे हैं हम। ठीक है, देखिए ये वाला, बीजीटी में रिकॉम्बिनेशन के कारण कितनी धारा बह सकती है? रिकॉम्बिनेशन के कारण कितनी धारा बह सकती है? तो 5% ऑफ ईसी का। ठीक है, आईई का 5%। किसी बीजीटी में कॉमन बेस में धारा का गेन 0.90 है, तो कॉमन इमिटर में धारा का गेन कितना होगा? कॉमन इमिटर में धारा का गेन कितना होगा? ठीक है, तो धारा का गेन निकालने के लिए हमें क्या करेंगे? ये वाला हमारे पास इतना होगा, लेकिन इसको किस तरह से? बीटा बराबर अल्फा। इसमें क्या दिया है? धारा का गेन इतना है, तो कॉमन इमिटर में धारा का गेन निकालना है, बी का मान। ठीक है, तो इसका मान हमने रखा यहाँ पे। ठीक, इसको कर लेंगे तो 9 आ जाएगा। किसी भी जीटी में बीटा 9 हो तो कॉमन कलेक्टर में धारा का गेन निकालना है हमें, कॉमन कलेक्टर में। तो ये हमारे पास हो जाएगा, कॉमन कलेक्टर में ये आ जाएगा। ठीक है, तो 10 हो जाएगी। निम्न में से किसका इनपुट रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा और आउटपुट रेजिस्टेंस सबसे कम होता है? तो देखो ऑप्शन दिखा था आपने, इसमें क्या रहेगा? कॉमन कलेक्टर का सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है सबसे ज्यादा करंट गेन किस तरह के बीजीटी में होता है? कॉमन कलेक्टर में और रहेगा। ठीक है, कॉमन कलेक्टर को ज्यादातर कहाँ पर यूज किया जाता है? तो ये इम्पीडेंस मैचिंग मशीन मैचिंग में किया जाता है कॉमन कलेक्टर का। ठीक है, सबसे ज्यादा वोल्टेज गेन कहाँ पर होता है? वोल्टेज गेन तो कॉमन बेस में रहेगा। कहाँ पे? कॉमन बेस में रहता है। कॉमन इमिटर में इनपुट तथा आउटपुट वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस कैसा रहेगा? तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 का हो जाएगा, डिग्री का होगा। अब देखो, किस प्रकार के बीजीटी को एम्पलीफायर के रूप में नॉर्मली यूज किया जाता है? एम्पलीफायर के रूप में नॉर्मली किसमें यूज किया जाता है? कॉमन इमिटर का यूज किया जाता है एम्पलीफायर में नॉर्मली यूज। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम, यदि इमिटर बेस जंक्शन रिवर्स बायस तथा कलेक्टर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो तो बीजीटी कार्य करेगा, तो वो एक इन्वर्टर की तरह काम करेगा।
ठीक है, डीसी लोड लाइन में एक्स एक्सिस पर कौन सी बिंदु होता है, कौन सी बिंदु होता है एक्स एक्सिस पर? तो ये हमारे पास रहेगा वोल्टेज कॉमन इमीटर और वोल्टेज कॉमन ये वाला। ठीक है, एक अच्छे बीजीटी के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट होना चाहिए। ऑपरेटिंग पॉइंट कैसा होना चाहिए? तो ये होना चाहिए डीसी लोड के लाइन के मध्य में होना चाहिए, अच्छे लोड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बीजीटी में दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो तो ये काम कैसा करेगा? तो ये सेचुरेशन रीजन में काम करेगा, इन्वर्टर के उल्टा रहेगा, और फॉरवर्ड बायस रहता है, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में रहता है, फॉरवर्ड और रिवर्स। तो इसमें ये रहेगा इन्वर्टर में रिवर्स एंड फॉरवर्ड, और ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड दोनों जगह से फॉरवर्ड बायस सेचुरेशन, और कट ऑफ रीजन रहेगा रिवर्स रिवर्स। ठीक है, डिजिटल में बीजीटी के किस मोड का को यूज करते हैं, किस मोड को यूज करते हैं? तो इसमें हम डिजिटल में दो मोड यूज करेंगे हम। एक तो सेचुरेशन, और एक हो जाएगा हमारे पास कट ऑफ रीजन। ठीक है, दोनों। किस बीजीटी में पावर गेन सबसे अधिक होता है? तो कॉमन इमिटर में सबसे ज्यादा पावर गेन होता है। ठीक है, अब हम ट्रांजिस्टर बायस के बारे में देखेंगे, ट्रांजिस्टर बायसिंग क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसको देखो, ट्रांजिस्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको सप्लाई से कनेक्ट करना पड़ेगा, डिस सप्लाई। ठीक है, उसे हम बायसिंग कहेंगे, जो कनेक्शन रहेगा। ट्रांजिस्टर में बायसिंग इसलिए की जाती है ताकि वो अपने मूल कार्य सिग्नल को एम्पलीफाई को सही तरीके से कर सके, ताकि आउटपुट सिग्नल सही रूप में बिना डिस्टरबेंस के प्राप्त हो। ठीक है, ट्रांजिस्टर में वोल्टता ना लगने के प्रभाव। ठीक है, ट्रांजिस्टर में वोल्टता न लगाने के प्रभाव, आउटपुट विकृति प्राप्त होता है और ट्रांजिस्टर की इफिशियंसी कम हो जाती है, ट्रांजिस्टर की इफिशियंसी कम हो जाती है। ट्रांजिस्टर बाइसिंग के तरीके, ट्रांजिस्टर बाइसिंग के तरीके, तो फिक्स्ड बाइसिंग और कलेक्टर टू बेस बाइसिंग। कलेक्टर टू बेस बाइसिंग, फिक्स्ड बाइसिंग with emitter emitter resistance, fixed biasing और emitter fixed biasing with emitter resistance। ठीक है, वोल्टेज डिवाइडेड बाइसिंग और एमिटर बाइसिंग हो जाएगा। ठीक है, और फिक्स्ड बाइसिंग को देखेंगे तो कलेक्टर रेजिस्टेंस रहेगा और बेस रेजिस्टेंस रहेगा, और ब्लॉकिंग कैपेसिटर और कलेक्टर कपलिंग ये रहेगा हमारे पास। इतनी सारी चीजों को आप इसमें हम यूज करेंगे। फिक्स्ड बायसिंग में रेजिस्टेंस आरबी तथा आरसी डायरेक्टेड और डीसी वी से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और फिक्स्ड बायसिंग में वोल्टेज का तापमान के साथ परिवर्तन होती है, जिसके कारण यह सर्किट निम्न कलेक्टर करंट पर सही रूप में कार्य नहीं कर पाता है, अतः इस विधि को ज्यादा उपयोग नहीं किया जाता इसका। ठीक है, इस विधि का ज्यादा उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब हम अभी हम देखेंगे इसमें कि कलेक्टर से बेस बाइसिंग विधि कैसी रहती है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, इस विधि में क्या कर रहे हैं हम? कलेक्टर बेस। ठीक है, तो इसमें देखो, ये हमारे पास बेस इनपुट में है। ठीक है, इनपुट, और जो आउटपुट में कलेक्टर। इस विधि में बेस रेजिस्टेंस डायरेक्ट सप्लाई वोल्टेज से ना कनेक्ट करके हम कलेक्टर टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं। किसमें? कलेक्टर टर्मिनल पर कनेक्ट करते हैं इसको। ठीक है, रेजिस्टेंस को ये वाला। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं, इस विधि में बेस रेजिस्टेंस को दो बराबर भागों में बांटता है। बेस रेजिस्टेंस को किसे? दो बराबर, जैसे कि ये वाला हमारे पास है बेस। ठीक है, तो इसको कैसे है? अलग अलग दो बराबर भागों में विभाजित करके दोनों मध्य बिंदु से एक कैपेसिटर कनेक्ट करते हैं हम।
तो कैपेसिटर कहाँ पे, ये कनेक्ट, कैपेसिटर हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इस सर्किट को नेगेटिव फीडबैक सर्किट भी कहते हैं। कैसे? नेगेटिव फीडबैक सर्किट भी कहते हैं, क्योंकि इस विधि में बेस रेजिस्टेंस कलेक्टर से बेस पर कनेक्ट होकर एक फीडबैक रेजिस्टेंस की तरफ काम करता है, जो कि बेस बायस वोल्टेज को स्थिर करने में सहायक होता है, स्थिर करने में सहायक होता है, ठीक है। अब देखो, फिक्स्ड बाइसिंग एमिटर रेजिस्टेंस के साथ, फिक्स बाइसिंग एमिटर रेजिस्टेंस के साथ, तो ये हमारे पास एमिटर रेजिस्टेंस के साथ, तो एमिटर कहाँ है हमारे पास, ये हमारे पास एमिटर है, तो इसके रेजिस्टेंस ये वाला एमिटर रेजिस्टेंस का सब फिक्स बाइसिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तापमान में परिवर्तन होने के फलस्वरूप बाइसिंग वोल्टेज होने वाले परिवर्तन को कम कर देता है ये एमिटर रेजिस्टेंस का कनेक्शन किया जाता है इसमें, ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे वोल्टेज डिवाइडर बाइसिंग विधि और एमिटर बाइसिंग विधि होती क्या है, ठीक है। इस विधि में एमिटर पर एक रेजिस्टेंस करेंगे हम एमिटर के ऊपर, तो एमिटर में एक रेजिस्टेंस हमने लगाया, ठीक है, ये आर ई, और कनेक्ट किया जाता है जिसके साथ समांतर क्रम में एक कैपेसिटर लगाएंगे, इसके साथ में समांतर क्रम में एक कैपेसिटर लगा है, ठीक है। एमिटर बायस कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है इसमें। यदि तापमान में परिवर्तन के कारण एमिटर करंट में कोई परिवर्तन आता है, तो यह बेस बायस क्या करेगा, बेस बायस वोल्टेज को भी परिवर्तित कर देता है, ठीक है। और कॉमन इमिटर बायस वोल्टेज को स्थिरता प्रदान करेगा ये R1 और R2, ठीक है। ये R1 और ये R2 है, जो कि रजिस्टर बेस बायस वोल्टेज को स्थिर करने के लिए हम इसको लगाते हैं, ठीक है। बेस वोल्टेज को स्थिर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। इसमें रेजिस्टेंस R2 एमिटर का फॉरवर्ड बायस वोल्टेज देने में काम करेगा, ठीक है। यदि कलेक्टर करंट में कोई परिवर्तन होता है तो उसका इस फॉरवर्ड बायस वोल्टेज पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। इस विधि चारों बायसिंग विधि में सर्वाधिक उपयोग की जाती है इस विधि का हम, और इसका उपयोग सर्वाधिक इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक स्थिरता प्रदान करता है ये, ठीक है। क्या करेगा, सबसे अधिक स्थिरता प्रदान करता है ये, तो सबसे ज्यादा इसका यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एक ऐसा उपकरण जो वोल्टेज, करंट तथा पावर शक्ति के निम्न लेवल तक परिवर्तन करने का कार्य करता है। यह उपकरण अल्टरनेटिंग एसी वोल्टेज, करंट, पावर के मान को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है, ताकि जिस उपकरण से हम आउटपुट ले रहे हैं उससे वांछनीय आउटपुट मिल सके। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर को पीएनपी और एनपीएन किसी भी प्रकार के ट्रांजिस्टर से हम बना सकते हैं, ठीक है। ट्रांजिस्टर में एनपीएन ट्रांजिस्टर सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का कारण उसमें करंट बहेगा, ठीक है। मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन होगा इसमें। एम्पलीफायर का वर्गीकरण देखते हैं हम, तो एम्पलीफायर वोल्टेज के अकॉर्डिंग एम्पलीफायर रहेगा, करंट के अकॉर्डिंग, और पावर एम्पलीफायर रहेगा। वोल्टेज के अकॉर्डिंग एम्पलीफायर इनपुट और आउटपुट वोल्टेज होता है इसमें, और करंट एम्पलीफायर में इनपुट तथा आउटपुट में करंट ही रहेगा इसमें, और पावर एम्पलीफायर में इनपुट आउटपुट पावर होगा, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे भी अलग अलग का, जैसे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, इसमें ट्रांजिस्टर का बेस रहता है, टर्मिनल एमिटर इनपुट, और टर्मिनल कलेक्टर जो कि आउटपुट में होगा, ठीक है। और कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो एमिटर को हम कॉमन रखेंगे, और ट्रांजिस्टर का एमिटर टर्मिनल बेस जो कि इनपुट में काम करेगा, और टर्मिनल कलेक्टर जो रहेगा वो मध्य कॉमन काम करेगा, ठीक है। कॉमन कलेक्टर में कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो जो कलेक्टर है वो कॉमन में रहेगा, ठीक है। इसमें ट्रांजिस्टर का कलेक्टर टर्मिनल बेस इनपुट में, और टर्मिनल एमिटर जो आउटपुट में रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन था। अब हम फ्रीक्वेंसी के आधार पर देखेंगे एम्पलीफायर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पे देखेंगे तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो कि
20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक रहता है। और रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर जो कि 20 किलो हर्ट्ज से लेकर 300 गीगा हर्ट्ज तक रहेगा ये। ठीक है, ये गीगा हर्ट्ज तक रहेगा। और अगला देखेंगे फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो कि 455 किलो हर्ट्ज से लेकर 10.7 मेगा हर्ट्ज तक रहेगा। और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो कि 30 मेगा हर्ट्ज से 300 मेगा हर्ट्ज तक रहता है। अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो कि 300 मेगा हर्ट्ज से 3 गीगा हर्ट्ज तक रहेगा। ठीक है, इनपुट के आधार पर अगर हम देखते हैं एम्पलीफायर को, तो इनपुट के आधार पर छोटा लघु सिग्नल एम्पलीफायर, ठीक है, यानी कि एसी सिग्नल में परिवर्तन डीसी वोल्टेज की तुलना में बहुत कम होता है, वोल्टेज एम्पलीफायर इसमें आता है। ठीक है, और बड़ा विशाल सिग्नल एम्पलीफायर इसमें डीसी सिग्नल में परिवर्तन एसी सिग्नल में परिवर्तन डीसी की तुलना में बहुत अधिक होता है। उदाहरण के पावर एम्पलीफायर रहेगा। ठीक है, कपलिंग के आधार पर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर जो कि रेजिस्टेंस कैपेसिटर के द्वारा ट्रांजिस्टर की विभिन्न स्टेज कनेक्ट करते हैं हम। डायरेक्ट कपल्ड, इसमें डायरेक्ट कपलिंग रहेगा, स्टेज डायरेक्ट कपलिंग एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर जो कि ट्रांसफार्मर का हम यूज करेंगे स्टेज ट्रांसफार्मर के द्वारा। ठीक है, और फीडबैक के आधार पर, तो फीडबैक अर्थात आउटपुट के इनपुट कनेक्ट करेंगे इसमें हम। आगे हम बढ़ेंगे और भी किस कौन कौन से एम्पलीफायर से रिलेटेड हम देखेंगे। वोल्टेज फीडबैक एम्पलीफायर, इसमें आउटपुट वोल्टेज को इनपुट के साथ में तुलना कराकर सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है। और करंट फीडबैक एम्पलीफायर में इसमें आउटपुट करंट को इनपुट की तुलना में कराकर सिग्नल एम्पलीफाई किया जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर एक एम्पलीफायर की भांति वर्क करता है। तो एक ट्रांजिस्टर कम जोर सिग्नल से शक्तिशाली सिग्नल उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, क्या करेगा ट्रांजिस्टर, मतलब जो वीकनेस रहेगा, कम रहेगा सिग्नल, उसको बढ़ा देगा, लाउड करेगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर एक ऑन ऑफ स्विच की भांति काम कर सकता है। कैसा? ऑन ऑफ स्विच की भांति। ट्रांजिस्टर फ्रीक्वेंसी को परिवर्तित और ऑसिलेशन को उत्पन्न कर सकता है। क्या करेगा? सिग्नल को परिवर्तित और ऑसिलेशन उत्पन्न करता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः सिग्नल को एम्पलीफाई करने में प्रयोग किया जाता है, एम्पलीफाई करने में प्रयोग किया जाता है। एक एम्पलीफायर सर्किट एनपीएन और पीएनपी किसी भी प्रकार के ट्रांजिस्टर से बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या करेगा? किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है। एक एम्पलीफायर सर्किट पीएनपी और एनपीएन किसी भी प्रकार से हम बना सकते हैं इसमें। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट में इनपुट कैपेसिटर कॉमन बेस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जैसे ये है कॉमन बेस। ठीक है, और सीबी कपलिंग या बेस कपलिंग कहेंगे हम इसका। ठीक है, इनपुट पर आने वाले डीसी मान को रोककर सिर्फ एसी सिग्नल को ही वो पास करता है ये। ठीक है, कलेक्टर सिग्नल, कलेक्टर रजिस्टर, कलेक्टर में जो रजिस्टर का यूज कर रहे हैं हम कलेक्टर में। ठीक है, ये वाला कलेक्टर में, तो इसका क्या है, रेजिस्टेंस R1 सदैव कम लिया जाता है इसका, और आरसी पर करंट बह सके। ठीक है, कलेक्टर कपलिंग कैपेसिटर आउटपुट पर आने वाली डीसी मान को रोककर सिर्फ एसी सिग्नल आउटपुट प्रदान करता है। सिर्फ ट्रांजिस्टर अकेला सिग्नल एम्पलीफायर नहीं कर सकता, इसकी सहायता के लिए पैसिव कंपोनेंट जैसे रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस को भी सर्किट में कनेक्ट किया जाता है। कैस्केड एम्पलीफायर देखेंगे हम। यह सिग्नल स्टेज एम्पलीफायर के द्वारा आवश्यकता के अनुसार आउटपुट नहीं मिल पाता है, तो ट्रांजिस्टर के विभिन्न स्टेजों मल्टी स्टेज को एक विधि द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे पिछले ट्रांजिस्टर का आउटपुट अगले ट्रांजिस्टर के लिए इनपुट का काम करता है। और इस प्रकार के कनेक्शन कैस्केड कनेक्शन वो एम्पलीफायर कैस्केड एम्पलीफायर कहते हैं हम इसको। ठीक है, ऐसे कनेक्शन करने के लिए कुल गेन
के मान में वृद्धि होती है, टोटल गेन प्रथम ट्रांजिस्टर स्टेज गेन गुणित द्वितीय ट्रांजिस्टर स्टेज गेन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर एक स्विच की भांति। तो यह है यदि इनपुट पर एक वर्गाकार अथवा आयताकार सिग्नल को सप्लाई किया गया। ठीक है। इनपुट कर कैसे दिया है, या तो वर्गाकार, वर्गाकार मतलब ऐसा रहेगा सिग्नल ऐसा दे रहे हैं हम, ये वर्गाकार में रहे, या आयताकार में बोले तो ये कैसा रहेगा, ये ऐसा, इस तरह से रहेंगे, यानी कि दोनों ये सेम नहीं रहेंगे, इसे को सप्लाई किया जाए। ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, इनपुट पर धनात्मक वोल्टेज लगाया जाता है, तब बेस पर फॉरवर्ड बायस आ जाता है। कैसा फॉरवर्ड बायस, जिसके कारण कलेक्टर करंट प्रवाहित होने लगती है और लैंप जल जाता है इससे। ठीक है। अब हम इसमें देखेंगे अभी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्या होता है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के बारे में देखते हैं। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसको हम शॉर्टकट में एफ ईटी भी बोलते हैं। ठीक है। इस इसको क्या है, ये कि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस क्या है, वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। अर्थात फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आउटपुट करंट का मान इनपुट वोल्टेज के अनुसार परिवर्तित करता है। क्या है, आउटपुट में जो करंट रहेगा इनपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग वो चेंज करेगा उसको। ठीक है। एफईटी एक यूनिपोलर है, मतलब यूनिपोलर मतलब या तो किसी एक इलेक्ट्रॉन या फिर हॉल के द्वारा उसमें करंट बहेगी। ठीक है, डिवाइस है, क्योंकि एफईटी करंट कंट्रोल, करंट के प्रवाह सिर्फ मेजोरिटी के कारण इसमें प्रवाहित होता है, करंट का प्रवाह, इसलिए हम इसको यूनिपोलर बोलेंगे। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, सोर्स टर्मिनल, गेट टर्मिनल और ड्रेन होता है। ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। मॉसफेट का फुल फॉर्म भी याद रखना और जेफीटी का फुल फॉर्म भी याद रखना। हो सकता है एग्जाम में आपको केवल इसका फुल फॉर्म पूछ ले या इसका मोस्फेट का, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है। और पहले वाला हम देखेंगे, ये दो प्रकार के होते हैं, एन चैनल और पी चैनल रहता है। ठीक है। तो एन चैनल की अगर हम बात करेंगे तो एन चैनल में क्या रहेगा, एन चैनल ये बड़ा वाला रहेगा हमारा, ये एन और ये पी है दोनों। ठीक है। यहाँ पर हमने सप्लाई दिया है और ये इधर हमने इसको भी सप्लाई दी है, स्मॉल रहेगा। ठीक है। चैनल का क्षेत्र होता है और जहां से करंट प्रवाहित होती है, यहां से करंट प्रवाहित होगी। एन चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में चैनल एन टाइप सेमीकंडक्टर द्वारा बनाया जाता है, जिसमें ऊपर और नीचे के सिरों पर ज्यादा डोपिंग करके ड्रेन और सोर्स, मतलब यहाँ पर डोपिंग करके हम एन और रिवर्स, ड्रेन और सोर्स, ठीक है, टर्मिनल बनाते हैं। और मध्य में पी टाइप सेमीकंडक्टर के द्वारा पी एन जंक्शन बनाया जाता है। देखो ये एन है और ये पी एन जंक्शन बन गया, जो कि सोर्स से ड्रेन, कहां से, सोर्स से, यहां से यहां, ठीक है, सेमीकंडक्टर के द्वारा करंट बहने का विरोध करता है। अर्थात पी टाइप सेमीकंडक्टर के द्वारा गेट टर्मिनल को बनाया जाता है, जो ये क्या करेगा, देखो, जो कि एक रेजिस्टेंस की भांति काम करेगा। और ड्रेन टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, जो जबकि सोर्स टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर जाएंगे। ड्रेन से बाहर आ रहे हैं, सोर्स से अंदर की ओर जा रहे हैं। गेट से ड्रोन तक रिवर्स बायस अप्लाई होती है। ठीक है। कार्य प्रणाली, ड्रेन टर्मिनल एन टाइप सेमीकंडक्टर धनात्मक वोल्टेज व गेट टर्मिनल पी टाइप पर ऋणात्मक वोल्टेज लगाया जाता है। शुरुआत में डीसी, ठीक है, ये कट ऑफ कंडीशन होती है और प्रवाहित धारा का मान शून्य होता है इसमें। ठीक है। यदि वीडीसी डीएस का मान बढ़ाया जाता, किंतु वीडीएस का मान अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, ड्रेन सोर्स करंट का मान अगर हम बढ़ा रहे हैं तो विजय कट ऑफ कंडीशन में होती है और करंट का प्रवाह शून्य होता है ये।
ठीक है, का मान बड़ा और अधिक बढ़ाते हैं तो ये रखा जाए तब यह ड्रेन सोर्स की तरह काम करेगा, करंट उसमें बहने लग जाएगी। ठीक है, शून्य गेट ड्रेन करंट कहते हैं हम इसको। ठीक है, इसका मान बढ़ता है और आईडी का मान भी बढ़ता जाता है। अब देखो ये एन चैनल है, एन चैनल का ये सिंबल है। एन चैनल में ये एन अंदर की ओर आ रहा है, और ये पी चैनल है, पी चैनल में ये बाहर जा रहे हैं। लेकिन उसमें ट्रांजिस्टर में ऑपोजिट था, और जब अंदर जा रहा था तो वो एन चैनल था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना इसमें भी। ठीक है, ड्रेन सोर्स ये वाला है हमारा जंक्शन फील्ड इफेक्टर ट्रांजिस्टर, इनपुट इम्पीडेंस अधिक होता है और आवाज कम होती है इसमें, दीर्घ आयु है, थर्मल स्टेबिलिटी भी अधिक है, और पावर गेन भी इसका अधिक है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। अब देखते हैं हम इसका यूज कहाँ पर करते हैं। तो टीवी के रिसीवर में करेंगे, ऑडियो एम्पलीफायर में करेंगे, और उपकरण की जांच करने के लिए हम इसका करते हैं यूज। ठीक है, अब हम बात करेंगे मोस्फेट। मोस्फेट होता क्या है? तो मोस्फेट का फुल फॉर्म मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्टर ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसकी संरचना जिस प्रकार से जंक्शन फील्ड इफेक्टर ट्रांजिस्टर की भांति ही होती है, किंतु एक बहुत बड़ा अंतर यह होता है कि इस प्रकार के मॉसफेट में क्या होगा, मॉसफेट में गेट टर्मिनल और सेमीकंडक्टर के मध्य ऑक्साइड की परत होती है इसमें। ठीक है, और यह ऑक्साइड की परत एक कुचालक की भांति काम करेगी। कैसे कुचालक की भांति? मतलब इंसुलेटर की भांति काम करेगी। ठीक है, इस ऑक्साइड परत के कारण मॉसफेट में इनपुट इम्पीडेंस की जंक्शन फील्ड की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, इसमें इसकी तुलना में अधिक रहेगा इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, गेट और सेमीकंडक्टर के मध्य ऑक्साइड की परत के कारण इसे आईजीईटी मतलब इंसुलेट्स गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना आप। ठीक है, तो ये आपको याद रहेगा। ये है मेटल हमारे पास। ठीक है, और ये ऑक्साइड के हमने ये परत लगाए गए। ठीक है, और ये एन चैनल के लिए और ये पी चैनल के लिए हमारे पास, तो पीपी। ठीक है, एन बड़ा है यहाँ पे और ये पी चैनल के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे चैनल रख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना है कि यहाँ पर अगर ये लगा रहेगा, ये बाहर जा रहा। ठीक है, तो ये मोस्फेट है। मोस्फेट और इसके बीच में हमें डिफरेंस देखना है। तो ये वाला हमारे पास यहाँ पे नहीं था, इन्होंने यहाँ पे ऐसा रखा है। तो ये मॉसफेट अगर यहाँ पे ये नहीं है, इसका मतलब ये है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, और ये मॉसफेट आ रहा है, तो इसको ध्यान रखना। अब इसका यूज कहाँ पर करते हैं मॉसफेट? तो ये भी रिसीवर में, ऑसिलोस्कोप में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर में करेंगे, और इसका यूज कंप्यूटर में भी होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे हम। इसमें इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है? तो क्या होगा इलेक्ट्रॉन एमिशन? जिस विधि के द्वारा किसी पदार्थ या तत्व या अर्धचालक सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है उसे इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एमिशन कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन की 5 विधियां हैं। कितनी? 5 विधियां हैं। थर्मोनिक इमिशन होगी, और फोटो इमिशन होगी, फील्ड इमिशन होगी, सेकेंडरी इमिशन और रेडियो इमिशन होगी। ठीक है, इमिशन क्या है? किसी विधि द्वारा किसी पदार्थ तथा तत्व अर्धचालक से इलेक्ट्रॉन को निकालना इमिशन कहलाएगा। ठीक है, इमिशन तो अलग अलग थर्मल इमिशन हो गए, फोटो इमिशन, फील्ड एंड सेकेंडरी एंड रेडियो। थर्मल इमिशन क्या है उसे देखते हैं हम। इस विधि में किसी भी पदार्थ या तत्व के एनोड तत्व के कैथोड या एमिटर पर डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट रूप से उष्मा देकर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित किया जाता है। टंगस्टन धातु में 24 2400 केल्विन पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ठीक है, 2400 पर ये होने लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, फोटो इमिशन की बात करेंगे। इस विधि में प्रकाश किरणों द्वारा इलेक्ट्रॉन इमिशन होता है। किसी पदार्थ की सतह पर जितनी ज्यादा प्रकाश किरणें पड़ती है, उतने ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन इमिशन होंगे। ठीक है, फील्ड इमिशन की बात करेंगे तो इसमें क्या, इस विधि में किसी तत्व या पदार्थ या अर्धचालक के दोनों सिरों पर हम इलेक्ट्रॉन का एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोड फील्ड को अप्लाई किया जाता है, जिसके फलस्वरूप तत्व पदार्थ या सेमीकंडक्टर से इलेक्ट्रॉन एमिशन होने लगता है ये भी। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम सेकेंडरी इमिशन होता क्या है उसको देखें।
सेकेंडरी इमिशन की बात करेंगे। सेकेंडरी इमिशन इस विधि में अत्यधिक गतिशील इलेक्ट्रॉन को पदार्थ पदार्थ या तत्व अर्धचालक की तरह टकराया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है इसमें। ठीक है, रेडियो एमिशन में इस विधि के पदार्थों में स्वयं ही कुछ विशेषता के कारण पदार्थ समय के साथ में डिसइंटीग्रेट अथवा विघटित होने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थ में इलेक्ट्रॉन एमिशन उत्सर्जित होने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉन एमिशन की इस प्रक्रिया को डिसइंटीग्रेट इलेक्ट्रॉन एमिशन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन एमिशन इसको कहेंगे हम। ठीक है, अब यहां से हम इलेक्ट्रॉनिक वाल्व को हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे हम। यहाँ तक इसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करते हम, और इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रिकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेंगे और दूसरा वीडियो हम स्टार्ट कर देंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये आप लोगों के लिए आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स है, तो आप इनको देख सकते हैं। एएलपी के लिए बहुत अच्छा है कि आप इसको देखें, और जितना भी रिवीजन हम करवा रहे हैं और जितना जल्दी हो सके इसको हम कंप्लीट करेंगे। अभी मैं जस्ट इसको रिकॉर्डिंग को बंद करके जस्ट दूसरा वीडियो भी स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।